Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and fine. So guys, we were doing amendment series as per Finance Act 2020 for the students appearing in May 2021 and June 2021. And if you remember, तो I have already uploaded 6 classes and today is my 7th class. एंड आई एम वेरी श्योर कि वो 6 क्लासेस आपने देख ली होंगी. इन केस अगर अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा. वाई? बिकॉज जून के अंदर और मई के अंदर आपका पेपर जो है वो अमेंडमेंट बेस्ड रहेगा और डेफिनेटली आपको जो भी अमेंडमेंट कराई जा रही हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर के लिए बहुत रेलिवेंट है. ठीक है सर. कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक बात बताओ, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही क्लास के अंदर आप सारी अमेंडमेंट करा दो? सर बिल्कुल पॉसिबल है और मैं ऐसा करूंगा भी. जैसे ही मैं अपनी सारी अमेंडमेंट खत्म करा दूंगा देन आई विल फिक्स 1 क्लास विद यू ऑल, जिसके अंदर जितनी मैंने 9 क्लासेस के अंदर अमेंडमेंट करूंगा उनको मैं एक ही क्लास के अंदर कवर अप कर दूंगा ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको ये 9 क्लासेस ना देखनी हो, क्या वो सिर्फ एक क्लास देखते ही आपको सारा कुछ अच्छे से याद आ जाए. ठीक है जी. तो उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा. और ये मेरी 7th क्लास है. इसके बाद 2 क्लासेस और अपलोड होंगी और हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड रिवीजन सारी खत्म, रिवीजन कह रहा हूँ सॉरी, अमेंडमेंट सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद जीएसटी और कस्टम में बहुत ज़्यादा नहीं है. तो आपको अगर इनकम टैक्स पूरा कर लेते हो तो फिर आप समझो कि आपका ऑलमोस्ट जो है वो सारा कंप्लीट होने ही वाला है. ठीक है सर. अब आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए आज की क्लास में हम लोग 3 चैप्टर्स की अमेंडमेंट कवर करेंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स. हालांकि कैपिटल गेन्स की कुछ अमेंडमेंट्स मैं पहले करा चुका हूँ. ठीक है. तो जो रिमेनिंग अमेंडमेंट्स हैं उनको हम आज कवर अप करेंगे. हाउस प्रॉपर्टी तो अभी तक हमने करा ही नहीं था और सैलरी भी हमने नहीं करा था. ठीक है. तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2019 में आई थी, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने दिसंबर में पेपर नहीं दिए थे तो उनको वो अमेंडमेंट्स याद नहीं होंगी. तो आई विल बी टेकिंग अप दैट ऑल्सो कि जो 2019 में आई थी उनको भी मैं आपको आज कराऊंगा ताकि अगर आपके पेपर में 19 और 20 किसी से भी रिलेटेड अमेंडमेंट आए तो आप उसको ईजिली हैंडल कर पाओ. ठीक है. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जब तक मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ, यस वो एग्जीक्यूटिव के लिए तो 100% है और प्रोफेशनल्स के लिए भी है या नहीं मैं आपको बता देता हूं. तो आज की क्लास सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट के लिए है क्योंकि उन्होंने हेड्स करने हैं और मैं आज हेड्स से रिलेटेड अमेंडमेंट करूंगा. ठीक है. न्यू सिलेबस वाले जितने भी सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं वो हेड से रिलेटेड अमेंडमेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं. तो आज की क्लास सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस स्टूडेंट इग्नोर कर सकता है. क्लियर है? ठीक है सर. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनेंस एक्ट 2020 में कोई अमेंडमेंट नहीं है. तो सर मैं जो भी करा रहा हूं ये 2019 वाली अमेंडमेंट करा रहा हूं मैं. हालांकि मुझे मालूम है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए थे उनको ये भी याद नहीं होगी तो जरूर देखनी है. जिन्होंने दिए थे लेकिन क्योंकि ये पेपर में आई नहीं थी तो हो सकता है वो भूल गए हो, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? ठीक है सर. देखिए फाइनेंस एक्ट 2019 में हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 23 और 24 इन 2 सेक्शंस में अमेंडमेंट लाई गई थी. अब कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट लाई गई थी और क्यों लाई गई थी उसको जरा समझने के लिए पहले पुराने लॉ को समझते हैं. सर अगर आपको याद हो तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, मैं आपको याद करा देता हूं कि सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में आपको यह बताया गया था कि किसी एक प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को आप निल ले सकते हो. यस, क्या बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं. एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन प्रॉपर्टी, किसी एक हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू जो होगी वो निल ली जा सकती है प्रोवाइडेड वो या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए या फिर वो कुड नॉट ऑक्यूपाई ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस. कुछ याद आ रहा है आपको? सर मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा. ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में था कि एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड
ईदर सेल्फ ऑक्यूपाइड और कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, तो उसकी एनुअल वैल्यू को आप नील ले सकते हो। तो फिर हम क्वेश्चन कैसे करते थे, आपको याद होगा। मान लो अगर मैं आपको कहूं कि एक मिस्टर एक्स है, उसकी 3 प्रॉपर्टियां और तीनों की तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम क्वेश्चन कैसे करते थे, किसी एक प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते थे और बाकी सबको डीम्ड लेट आउट। याद आ रहा है? यस। तो अब गवर्नमेंट ने यहां पर क्या रिलैक्सेशन दिया है कि 1 के बजाय नाउ फॉर एनी 2 हाउस प्रॉपर्टी यू कैन टेक एनुअल वैल्यू एज नील। बिल्कुल सही सुना आपने। इंस्टेड ऑफ 1 नाउ यू कैन टेक एनुअल वैल्यू ऑफ एनी 2 हाउस प्रॉपर्टी एज नील, प्रोवाइडेड सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए या फिर कुड नॉट ऑक्यूपाइड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस। कुछ याद आ रहा है? यस सर। तो अमेंडमेंट क्या है, पहले सिर्फ किसी एक हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू नील ली जाती थी, पर्पस गिवन है, और अब एक के बजाय आप 2 हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू को क्या ले सकते हो, नील ले सकते हो। ठीक है। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक लॉ और पढ़ाया गया था सेक्शन 24 के अंदर, जिसमें अगर आपको याद हो तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको डिडक्शन मिलता था। याद है आपको? सेक्शन 24 में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का हमें डिडक्शन मिलता था। हाँ सर याद है। तो उसमें अगर आपको याद हो तो इन प्रॉपर्टीज की, यानी कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी या कुड नॉट ऑक्यूपाइड थी, क्या मैक्सिमम लिमिट 30,000 हुआ करती थी, इफ यू रिमेंबर? हाँ सर याद है। लेकिन अब फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये लिमिट 2 लाख हो सकती है, 3 कंडीशंस लगा दो तो। हाँ सर। वो 3 कंडीशन कौन सी थी? लोन लिया होना चाहिए 1 अप्रैल 99 या उसके बाद, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर, एंड पर्पस यू शुड बी कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। यानी कि अगर इन पर्पसेस के लिए लोन लिया गया था और 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड थी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99 था, तो उस केस में 2 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाता था। कुछ याद आ रहा है? यस। अब सोचने वाली बात है कि अब लॉ ने कह दिया कि 2 हाउसेस को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हो। तो एक बच्चे को मन में आया कि सर इसका मतलब क्या ये 2 लाख क्या ये 4 लाख हो जाएगी? तो उन्होंने कहा नो, आपको ये ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड हम भले ही आपको 2 हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील अलाउ करेंगे, लेकिन सेक्शन 24B का जो डिडक्शन होगा रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीस। ये 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना आपने। मैं रिपीट करूंगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 2 हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू जो कि दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड थी आपने नील ले लिया तो 2 लाख इसमें क्लेम करोगे, 2 लाख इसमें क्लेम करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो आपको एंश्योर करना होगा कि इन दोनों का एग्रीगेट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो कि अलाउ किया जाएगा, इट कैन नॉट बी मोर देन ₹2 लाख। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बस खत्म हो गया हाउस प्रॉपर्टी की अमेंडमेंट, फिनिश। तो फटाफट से बता दो हाउस प्रॉपर्टी की अमेंडमेंट क्या है। नंबर 1, अब से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज या कुड नॉट ऑक्यूपाई ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस में एनी 1 हाउस की एनुअल वैल्यू नील के बजाय क्या 2 हाउसेस की एनुअल वैल्यू को हम नील कर सकते हैं। दूसरा, अब इसकी वजह से 24 में उन्होंने क्या प्रोवाइजो इंट्रोड्यूस कर दिया कि आपको एंश्योर करना होगा कि भले ही हमने आपको 2 हाउसेस की एनुअल वैल्यू नील अलाउ कर दी है, लेकिन 24B का जो डिडक्शन होगा वो इन एनी केस 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या सबको क्लियर है? सर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे सकते हो? सर बिल्कुल दे सकता हूं। एग्जाम्पल देखो, मान लो अब आपको 2 हाउसेज अलाउड हो गए हैं। ठीक है। अगर मैं कहूं कि हाउस 1 जो था, हाउस 1 ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड था, हाउस 2 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड था। ठीक है ना? प्रैक्टिकल सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके लिए हमने जो बोरोइंग्स करी थी वो प्रायर टू 1 अप्रैल 99 करी थी? यस। और ये हमने करी थी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99? बिल्कुल सही है। मान लो इसके अंदर हमें 30,000 का डिडक्शन मिल रहा था और इसके अंदर 2 लाख का, तो 2 हाउसेस का टोटल डिडक्शन कितना हो गया? 230। लेकिन अब लॉ क्या कह रहा है कि यू हैव टू एंश्योर कि इन एनी केस 24B में जो डिडक्शन आएगी वो मैक्सिमम कितनी आएगी? 2 लाख रुपए आएगी। ये ध्यान रखो।
और अगर इसमें भी कहीं सारी कंडीशन मैच कर रही होती और इसके अंदर भी अगर 2 लाख अलाउड हो जाता तो आपको 2 + 2 4 लाख नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम मिलेगा कितना, 2 लाख ही मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है आपको। सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी की रिलेटेड अमेंडमेंट हमने कर ली। ठीक है जी, तो ये मैं रीड कर देता हूं, वैसे तो मैंने पढ़ाई दी है, एक बार चेक कर लेते हैं। As per section 23 subsection 2, the annual value of only one house can be taken as nil। ये पुराना लॉ है जो कि यूज होना चाहिए सेल्फ ऑक्यूपाइड या कुड नॉट ऑक्यूपाइड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस। एज पर फाइनेंस एक्ट 2019, अ पर्सन इज एलिजिबल टू टेक अबव बेनिफिट फॉर द 2 हाउसेस नाउ। खत्म। फिर इसमें ध्यान रखना है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट सेक्शन 24 में क्या कहा गया कि इन केस अगर कोई भी प्रॉपर्टी 23 सबसेक्शन 2 में कवर्ड है, यानी कि जिसकी एनुअल वैल्यू को आप क्या ले चुके हो, निल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 शैल बी मैक्सिमम 30,000। हाउएवर इट इज 2 लाख इन द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो एज पर फाइनेंस एक्ट 2019 में उन्होंने कह दिया कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन द अबव केस शैल नॉट एक्सीड ₹2 लाख। दैट्स इट। तो आपको ये ध्यान रखना है, एंड दैट्स ऑल विद द अमेंडमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। रेस्ट हाउस प्रॉपर्टी आप जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है, सिर्फ एक छोटे से चेंज के साथ। क्लियर है? ठीक है सर। अब चलते हैं हम अमेंडमेंट रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। 3 चैप्टर की अमेंडमेंट हमें करनी है आज, कैपिटल गेन्स, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी डन, अब कैपिटल गेन पे डिस्कशन करते हैं। कैपिटल गेन की जो पहली अमेंडमेंट है ये आप कर चुके हो, 50C मैंने आपको पहले करा दिया है, डिटेल में करा दिया है। मैं फिर एक बार रिमाइंड करा देता हूं। 50C कब लगता था? अगर आप कोई लैंड या बिल्डिंग या बोथ, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो, और अगर जो कंसिडरेशन आप डिक्लेयर करते थे वो SDV से कम होता था तो 50C लग जाता था। और 50C कहता था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी टेकन एज SDV। ये हमने पहले पढ़ा था। फिर एक अमेंडमेंट आई थी, ओके फाइन, कि अगर SDV बराबर या लेस देन 105% ऑफ कंसिडरेशन पाया गया, मैं रिपीट करूंगा, अगर SDV लेस देन या इक्वल टू किसके, 105% ऑफ कंसिडरेशन पाया गया, तो लॉ बहुत क्लियरली बोलता था कि हम 50C नहीं लगाएंगे, तुम्हारा कंसिडरेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। और फाइनेंस एक्ट 2020 में इसको कर दिया गया 110%। जिन्होंने मेरी पहली वाली क्लास देख ली थी, ये जो सीरीज चल रही है इसमें मैंने 50C अलग से कराया है, तो बस वो तो मैंने जस्ट कवर अप कर रहे थे तो मैंने एक बार दोबारा लिख दिया। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन चेक करेंगे और मुझे आंसर देंगे। देखो, कंसिडरेशन 48 लाख है और SDV 50 लाख है। नो डाउट SDV ज्यादा है, लेकिन अब हमें SDV को कंसिडरेशन से चेक नहीं करना, इसका 110% निकाल के आप देखो कितना आ रहा है। तो अगर आप इसका 110% निकालोगे ना तो ये आएगा 52.8 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब आप मुझे बताओ, क्या SDV कम आ रही है 110% से? और अगर SDV कम है तो 50C अट्रैक्ट नहीं होगा। जो कंसिडरेशन आप बताओगे क्या वही हम आप पर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है, ये SDV नहीं है बेटा, गलती से लिख दिया, 48 लाख ही रहेगा। ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू को ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है सर, सो 50C नॉट एप्लीकेबल। केस 2 देखेंगे, कंसिडरेशन 40 लाख था, SDV 50 लाख थी, तो मैंने क्या कहा, SDV अगर ज्यादा पाया गया 110% से, तो इसका 110% हमने करा तो ये आ गया 44 लाख। तो हमने क्या देखा, SDV ज्यादा है इससे, तो फिर 50C अट्रैक्ट करो, तो क्या फुल वैल्यू SDV बन जाएगी, यानी कि 50 लाख। दैट्स इट। तो ये मैंने पहले कराया हुआ है, तो मुझे लगता है एक रिवीजन हो गया हमारा। चलो ठीक है सर। ये है सेक्शन 55 में एक अमेंडमेंट आई है 2020 के अंदर। ठीक है, हालांकि अमेंडमेंट बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं पहले याद कराता हूं कि आपने क्या पढ़ा था और अब क्या चेंज आया है, वो मैं आपको बताता हूं। आप में से कौन मुझे बता सकता है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी
परचेज करी है 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते थे हम कैपिटल गेन निकालते समय? परचेज प्राइस। देखो कैपिटल गेन निकालते समय हमें COA लेना होता था, तो आपको याद होगा हम ऐसे पढ़ते थे कि अगर एसेट खरीदा गया था 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद, तो कॉस्ट विल बी टेकन एज परचेज प्राइस। याद है? हाँ सर याद है। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई एसेट खरीदा गया था, तो फिर उस केस में हम लोग बोलते थे कॉस्ट विल बी परचेज प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। इतना तो याद आ गया होगा? हाँ सर ये तो हमें याद है। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है वो सुनो। लॉ कहता है कि जब आप 1 अप्रैल 2001 की FMV लोगे, याद रखना कि वो FMV SDV से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं रिपीट करूंगा, वो FMV SDV से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। SDV कब की? SDV एज ऑन 1 अप्रैल 2001। तो इस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। लिखो जरा, लिखो। मिस्टर एक्स ने एक्वायर्ड करा है, सपोज करो लैंड को, ऑन 1 अक्टूबर 98 फॉर ₹5 lakhs। ठीक है सर। अब वो ये कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 मान लो 12 लाख है। बस इतना ही क्वेश्चन आज तक आपको पढ़ाया गया था। यहीं पे मैं आपसे पूछ लेता था कि बताओ कॉस्ट क्या होगी, तो आप क्या बोलते थे? विच एवर इज हायर। लेकिन अब से आपके एग्जाम में एक एक्स्ट्रा चीज आपको देखने को मिलेगी, और वो एक्स्ट्रा चीज क्या होगी लिख लीजिए। उसमें लिखा होगा SDV एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 9 लाख, ये लिखा होगा। तो अब लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कैन नॉट बी मोर देन SDV। तो आप मुझे बताओ, क्योंकि ये ज्यादा है, तो अब लॉ कहना चाह रहा है कि हम ये फेयर मार्केट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 12 लाख के बदले में क्या हम इसको 9 लाख एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब FMV अगर ज्यादा हुई तो हम उसको SDV बना देंगे, ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ विच एवर इज हायर में 5 और 12 देखोगे या 5 और 9? 5 और 9। तो आप मुझे बताओ कॉस्ट विल बी इक्वल टू 5 लाख और 9 लाख विच एवर इज हायर, यानी कि 9 लाख। समझ आ गया या नहीं? यस सर समझ आ गया। एक सिचुएशन में आपको और दे रहा हूं, जरा सबने अभी आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? लैंड एक्वायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 98 5 लाख। FMV 1 अप्रैल 2001 12। SDV 1 अप्रैल 2001 15। अब बताओ सर अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होगी। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि फिर आप FMV और कॉस्ट विच एवर इज परचेज प्राइस विच एवर इज हायर, तो क्या यहां पर आप 12 ही ले लोगे? ठीक है ना, 12 ही ले लेना। लेकिन ये थोड़ा अनरियलिस्टिक केस है। अनरियलिस्टिक क्यों है सोचो। जिस प्रॉपर्टी की SDV 15 होगी, क्या उसकी FMV 12 होगी? मतलब ही नहीं बनता। सर मार्केट वैल्यू तो SDV से कहीं ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये अनरियलिस्टिक केस है ये, तो यही ज्यादातर हुआ करेगा। और गवर्नमेंट ने बहुत क्लेवरली क्या करा मालूम है आपको? गवर्नमेंट ने, आपको पता ही नहीं चला अमेंडमेंट क्या कर दिया है। गवर्नमेंट ने एक तरह से कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस और FMV वर्ड के बदले में क्या SDV वर्ड ले लिया, विच एवर इज हायर। हाँ, कई केसेस में SDV होगी नहीं, तो क्या वहां पर आज भी FMV ही आएगा। समझ आ गया? तो ये सिचुएशन अनरियलिस्टिक होएगी कि FMV कम है और SDV ज्यादा है, ठीक है।
ठीक है ना। तो ये मेरे को लगता नहीं कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, पेपर में इस तरह से ही आएगा, ठीक है। जल्दी बोलो, यस सर समझ आ गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर आज भी है, लेकिन अगर एफएमवी ज्यादा पाई गई एसडीवी एज ऑन दैट डेट तो क्या हम एसडीवी ले लेंगे, बिल्कुल सही, समझ आ गया जी, ठीक है सर। तो ये कैपिटल गेन की अमेंडमेंट हमें समझ आ गई है, चलो जी बहुत बढ़िया। अच्छा, अब कैपिटल गेन के अंदर ही हमारे पास सेक्शन 54 और 54 जीबी में अमेंडमेंट है, बट ये अमेंडमेंट अभी की नहीं है, फाइनेंस एक्ट 2019 की है। अच्छा, ये अमेंडमेंट मैं क्लास के एंड में कराऊंगा, क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल्स के लिए, सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस वालों के लिए सेक्शन 54 इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले मैं सैलरी से रिलेटेड एक छोटा सा अमेंडमेंट करा रहा हूं, फिर मैं 54 और 54 जीबी कराऊंगा, ठीक है, और हमारी ये वाली अमेंडमेंट भी कवर अप हो जाएगी, आज ही कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले आप सैलरी वाली अमेंडमेंट लिख लो, ताकि फिर हमारे जो बड़े वाले भैया बहने हैं, कौन सी वाले, प्रोफेशनल्स वाले बच्चे, उनको फिर हम जाने देंगे, ठीक है ना। सैलरी की अमेंडमेंट पहले लिख लीजिए, सैलरी की अमेंडमेंट लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद कैपिटल गेन की हम करेंगे 54 और 54 जीबी। अब देखो जरा कि सैलरी में हमने क्या क्या पढ़ा था। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 40 होता था, अब 50 है। हालांकि मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को 50 मालूम है ये, क्योंकि ये अमेंडमेंट कब की है, फाइनेंस एक्ट 2019 की है, ठीक है ना। अगर मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 ही है, ये याद रखो, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, जिनको अभी भी 40 मालूम है, प्लीज मेक इट श्योर कि वो 50 हो गई है, ये ध्यान रखो, ठीक है। अमेंडमेंट नंबर 2, बस 2 ही अमेंडमेंट है। सेकेंड अमेंडमेंट देखेंगे क्या है। देखिए सेक्शन 17 में जब हम क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, एक्चुअली में सेक्शन 17 डेफिनेशंस का सेक्शन है। सेक्शन 17 के क्लॉज 1 में सैलरी का मीनिंग डिफाइन किया गया है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। परक्यूजिट का मीनिंग डिफाइन किया गया 17(2) के अंदर, इसमें अमेंडमेंट आई है एफए 2020 में। और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 17(3) में डेफिनेशन जो दी गई है, देयर इज नो अमेंडमेंट। इसका मतलब अमेंडमेंट किस में है ये बता दो। सर अमेंडमेंट है कम ऑन 17(2) में, परक्यूजिट्स इंक्लूड्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या अमेंडमेंट है, बड़े आराम से समझेंगे, वेरी सिंपल अमेंडमेंट। देखिए पहले क्या होता था, अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, और अगर वो 1.5 लाख से ज्यादा करता था ना, तो जितना 1.5 लाख से ऊपर होगा ना, वो परक्यूजिट आपकी सैलरी का पार्ट बन जाता था। यानी कि पहले हम क्या पढ़ाते थे कि सुपर एनुएशन, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर अप टू 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट होता था, यानी कि वो आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होता था। लेकिन अगर वो 1.5 लाख से ज्यादा होगा तो वो सैलरी का पार्ट बन जाता था। इसका मतलब सर हम ये कह रहे हैं कि अगर पुराने लॉ की बात करें तो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन में अगर मान लो 2 लाख कंट्रीब्यूट किया गया बाय द एम्प्लॉयर, तो 1.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होता था। क्या बाकी का 50,000 क्या सैलरी में इंक्लूड हो जाता था सैलरी निकालते समय, राइट। अब इन्होंने क्या किया है, इसमें अमेंडमेंट क्या करी है कि अब लॉ कहता है कि अब अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड अकेला नहीं, 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम जोड़ेंगे, 3 कॉन्ट्रीब्यूशन को जोड़ेंगे, और अगर उन तीनों का सम 7,50,000 से अगर ज्यादा होगा तो वो सैलरी में जाएगा। मतलब पहले हम सिर्फ अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड की बात करते थे, लेकिन अब लॉ कहता है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड प्लस 2 और मिलाकर अगर वो 7,50,000 से ऊपर होगा तब वो सैलरी का पार्ट बनेगा, अदरवाइज वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। अब वो कौन कौन से थे आइए चेक कर लेते हैं। द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द
अकाउंट ऑफ असेसी बाय द एम्प्लॉयर, पहला इन आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता हूं, किसमें, आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, प्लस इन द स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी, सर आपको याद होगा न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, तो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में डालता है, इन तीनों का सम करो, सैलरी में कब आएगा, अगर ये एक्सीड होगा 7,50,000 रुपीज इन अ प्रीवियस ईयर। अगर 7.5 लाख से अगर ये ज्यादा पाया गया तो ये सैलरी में आएगा, अदरवाइज ये सैलरी में नहीं आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब अब से अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड आपने एलोन नहीं देखना, तीनों को क्लब करके देखना है, और तीनों को क्लब करने के बाद आप चेक करेंगे कि वो अप टू 7.5 तक अगर हुआ तो फुली एग्जाम्प्ट है, सैलरी में नहीं आएगा। जहां 7.5 से ऊपर होगा, जितना ऊपर होगा वो सैलरी में इंक्लूड होगा। क्लियर हो गया? हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है जी। अच्छा, बच्चा कहता है सर अगर मान लो खाली इनमें से कोई एक है तो भी 7.5, दो है दोनों का क्लब करके 7.5, तीनों है तीनों का क्लब करके 7.5 तक छोड़ना है, और 7.5 से ऊपर सैलरी में इंक्लूड करना है। खत्म? ठीक है सर, समझ आ गया सर। इसके अलावा एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस किया गया इसमें, ठीक है। इन्होंने कहा कि परक्यूजिट्स में अब से हम इंक्लूड करेंगे क्या, एनुअल एक्रीशन बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड या एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर during the previous year to the balance at the credit of the fund or scheme referred to in subclause 7 to the extent it relates to the contribution referred to in said clause which is included in the total income under the subclause in any previous year। क्या मतलब है सर इस बात का? देखिए, इसको पहले ध्यान से समझना है हमें, ठीक है। कैसे समझना है, आप मुझे बताओ, सुपर एनुएशन फंड में पैसा लगाया, सीसीडी में पैसा लगाया, आरपीएफ में पैसा लगाया। अब होता क्या है कि जब आप इन सब जगहों पे कंट्रीब्यूशन करते हो ना, तो इनसे हमें हर साल कुछ इनकम आती है इन द वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा। ठीक है। अब लॉ क्या कहना चाह रहा है उसको समझेंगे जरा ध्यान से। वो इंटरेस्ट, वो डिविडेंड भी अब से परक्यूजिट कहलाएगा और सैलरी में इंक्लूड होगा। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो ध्यान से पढ़ना है। टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन रेफर्ड टू इन सेड सब क्लॉज विच इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। क्या मतलब है, देखो क्या मतलब है। जैसे मान लो आपने तीनों को जोड़कर 6 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करा, तो याद रखना इससे रिलेटेड इंटरेस्ट, डिविडेंड भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अप टू 7.5 लाख क्या आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड हुआ? नहीं। तो अप टू 7.5 लाख वाले अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट, डिविडेंड आएगा वो भी आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन 8 लाख आ रहा है, तो मुझे बता दो 8 में से 7.5 तो सैलरी में आना नहीं, तो सैलरी में कितना इंक्लूड करेंगे हम? 50,000। तो क्या ये 50,000 हमारी टोटल इनकम का पार्ट बना ना? तो इस 50,000 से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट, डिविडेंड होंगे क्या वो भी हमारी टीआई का पार्ट बनेंगे? ये समझ लो आप। समझ आया? मतलब आप फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो एनुअल एक्रीशंस है ना, ये एनुअल एक्रीशंस आपके टोटल इनकम में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन कब? सिर्फ उस इनकम का ये डिविडेंड या इंटरेस्ट होना चाहिए जो कि टोटल इनकम में इंक्लूडेड थी। अब टोटल इनकम में कौन सी इंक्लूडेड थी, सारी या 7.5 से ऊपर वाली? 7.5 से ऊपर वाली। तो 7.5 से ऊपर वाली जब टोटल इनकम में इंक्लूड हो गई तो उससे रिलेटेड एनुअल इंटरेस्ट और डिविडेंड भी क्या टोटल इनकम में आएगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, जो कि परक्यूजिट्स में इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्या समझ आया? एक बार मैं लैंग्वेज पढ़ूंगा, क्योंकि आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। मैं लैंग्वेज पढ़ूंगा, आपने मेरे साथ एक बार रीड करनी है। ठीक है,
पढ़ो जरा मेरे साथ। The annual accretion by the way of interest, dividend या any other amount of similar nature during the previous year to the balance at the credit of the fund or scheme। एक्चुअली में क्या होता है कि ना ये ना हमें नहीं मिलता, ये इंटरेस्ट और डिविडेंड ना रिक्रेडिटेड हो जाता है आपके ही फंड के अंदर। मान लो आपका फंड है, उसमें ब्याज जो आएगा ना वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपके फंड में ही दोबारा चला जाएगा, फंड में ही दोबारा से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से फंड बढ़ता चला जाता है। ठीक है, रेफर टू इन सब क्लॉज 7। सब क्लॉज 7 मतलब आरपीएफ, सीसीडी और सुपर एनुएशन। टू द एक्सटेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, सब क्लॉज 7 में तीनों फंड पे जो एनुअल एक्रीशन आएगा वो परक्यूजिट होगा, लेकिन कितना? टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन रेफर्ड टू इन सेड सब क्लॉज यानी कि 7 विच इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। मतलब टोटल पे जो इंटरेस्ट आएगा वो परक्यूजिट नहीं है, उस टोटल वाले में जितना टोटल इनकम का पार्ट था, समझ, तीनों का एग्रीगेट जितना टोटल इनकम का पार्ट था, तीनों का एग्रीगेट जितना टोटल इनकम का पार्ट था, क्या उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आएगा क्या वो परक्यूजिट कहलाएगा? समझ आ गया? विच इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम अंडर सेड सब क्लॉज। सेड सब क्लॉज मतलब सब क्लॉज 7। सब क्लॉज 7 में जितना पोर्शन आपकी टोटल इनकम का पार्ट था, और वो कौन सा था? 7.5 से ऊपर, उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आएगा क्या वो हमारी इनकम का पार्ट बनेगा इन द फॉर्म ऑफ परक्यूजिट्स। सिंपल, क्लियर है? तो प्लीज इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? तो आई एम वेरी श्योर आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी? तो लो जी, ये हमारा सैलरी का पोर्शन भी हो गया खत्म, ठीक है? अब हमें बस कैपिटल गेन के अंदर सेक्शन 54 और 54 जीबी, ये दो अमेंडमेंट पढ़ानी है मुझे। मैं वैसे बता दूं आपको, 54 और 54 जीबी ये दोनों अमेंडमेंट जो है ना फाइनेंस एक्ट 2019 में आई थी, ठीक है? तो मैं आपको एक बार 54 पहले याद कराता हूं, फिर मैं बताता हूं कि उसमें क्या चेंज आया, ठीक है? 54 सेक्शन अगर आपको याद हो तो कैपिटल गेन में से हमें कुछ एग्जम्पशन दिलाता था। हाँ सर याद है। किस पे लगता था? इंडिविजुअल और एचयूएफ पे। कब लगता था? अगर इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेचा हो, और वो लॉन्ग टर्म एसेट कौन सा होगा? बिल्डिंग, और अगर लैंड है तो अपॉर्टिनेंट देयर टू होनी चाहिए, बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, जिसकी इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड क्या होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी। मतलब इंडिविजुअल या एचयूएफ ने एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा हो, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सा है बेटा? या तो बिल्डिंग या फिर लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू, ठीक है, बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस। और बदले में आपको एक नया घर खरीदना है। वो जो नया घर खरीदना है आपको ध्यान रखना है कि वो कहां खरीदना है? इंडिया में खरीदना है। जो न्यू हाउस आपने खरीदना है वो कहां खरीदना है? इंडिया में खरीदना है, ये ध्यान रखना है। कब तक खरीदना है? 1 ईयर प्रायर या 2 ईयर आफ्टर द डेट व्हेन ट्रांसफर टुक प्लेस। मतलब आपको खरीदना अगर है तो या तो 1 साल पहले या जिस दिन ट्रांसफर हुआ था उसके विद इन 2 ईयर्स आपको परचेज करना है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो विद इन 3 ईयर आफ्टर द डेट आप कंस्ट्रक्ट, आफ्टर दैट डेट आप कंस्ट्रक्ट कर लेना। मैं रिपीट करूंगा, ये सब पुराना ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। एक्चुअली में ना होता क्या था, पुराने लॉ में लॉ ये कहता था कि सेक्शन 54 में आपने अगर कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवाना है तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक नया रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया खरीद लो, ठीक है? बहुत सारे लोगों का मुझसे क्लासरूम में भी ये क्वेश्चन पूछते थे वैसे बच्चे कि सर अगर ऐसा हो जाए कि हम 2 घर खरीद लें तो क्या हमें दोनों का मिलेगा? देखिए लॉ ने तो सिर्फ यही लिखा था कि कोई एक रेजिडेंशियल हाउस जो आप खरीदोगे उस पर ये बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आप 2 खरीद रहे हो तो आपको 2 पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी एक पे बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब आपको कोई एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदने पर आपको एग्जम्पशन मिलती थी सेक्शन 54 में। और कितनी एग्जम्पशन मिलती थी वो भी मैं आपको याद करा देता हूं। अगर जो नया घर था, जो भी आपने नया घर खरीदा था,
अगर तो वो जितना कैपिटल गेन हुआ उससे ज्यादा की कॉस्ट का था, मान लो कैपिटल गेन हुआ 20 लाख और नया घर खरीदा अपने 40 लाख का या 30 लाख का, तो सारा कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाता था। लेकिन अगर आपने जो नया घर खरीदा था, मान लो वो 15 लाख का खरीदा था और कैपिटल गेन था 20, तो आपको 5 लाख रुपए टैक्स हो जाता था और 15 लाख की आपको छूट मिलती थी। इन शॉर्ट सेक्शन 54 में जितने का घर होगा क्या वो छूट मिल सकती थी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ कैपिटल गेन्स। याद आ रहा है ना? हाँ ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है? इफ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है, लॉ कह रहा है अगर तुम्हारा कैपिटल गेन का अमाउंट अप टू 2 करोड़ है, असेसी में एट हिज ऑप्शन परचेज कर सकता है या कंस्ट्रक्ट कर सकता है 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। लीजिए, एक रेजिडेंशियल हाउस के बजाय 2 रेजिडेंशियल हाउस को आप परचेज या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अगर आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अप टू कितना है, 2 करोड़ रुपए। ये है हमारा अमेंडमेंट। क्या समझ आ गया या नहीं? तो मैं रिपीट करूंगा, अगर इसका मतलब आज भी लॉ में 1 ही लिखा हुआ है, यहां 2 नहीं लिखा उन्होंने, प्लीज समझिएगा जरा, यहां पे अभी भी 1 ही लिखा हुआ है, तो फिर 2 कब आएगा? अगर आपका अमाउंट ऑफ गेन कैपिटल गेन अप टू कितना है, 2 करोड़, तो उस केस में लॉ कहता है कि हम आपको 2 हाउसेस को परचेज या कंस्ट्रक्ट करने पर ये बेनिफिट दे सकते हैं। मतलब आप इंस्टेड ऑफ 1 आप 2 घर भी खरीदोगे तो हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड that where during any assessment year the assessee has exercised the above option, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any other assessment year। मतलब आप एक बारी अगर 2 घर का बेनिफिट ले लिया तो इन फ्यूचर आप दोबारा से इस बेनिफिट को अवेल नहीं कर सकते, ये लाइफ टाइम बैन हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है जी, ठीक है सर, सर समझ आ गया, ये गलती से 2020 है, दिस इज 2019। तो सर अमेंडमेंट क्या है? सेक्शन 54 में आज भी आपको कोई एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर ही बेनिफिट मिलता है। एक्सेप्शन इसमें क्या लेकर आए कि अगर आपका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो आप 2 घरों को भी कंस्ट्रक्ट या परचेज अगर करोगे तो उसका जो एग्रीगेट होगा उसको हम कॉस्ट मान लेंगे और उसके बेसिस पर हम चेक करेंगे कि आपको कितना कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। समझ आ गया? लेकिन शर्त कितनी है? कैपिटल गेन शुड नॉट बी मोर देन 2 करोड़, ये ध्यान रखना। तो आप इसको एक चार्ट बना लीजिए, मैं यहां लिखवा देता हूं। अगर कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है या 2 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है जी, तो टू क्लेम एग्जेम्पशन आपको 1 रेजिडेंशियल हाउस परचेज या कंस्ट्रक्ट करना होगा इन इंडिया। ठीक है, यहां गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन क्या दी, टू क्लेम एग्जम्पशन आप 2 रेजिडेंशियल हाउस को परचेज या फिर कंस्ट्रक्ट करा सकते हो। ठीक है ना, बस ये अमेंडमेंट है, बाकी सारा सेम है। ठीक है जी, जल्दी बोलो फटाफट से। डन। अब चलते हैं लास्ट अमेंडमेंट, सेक्शन 54 जीबी। 54 जीबी, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये अमेंडमेंट आपके पेपर में बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। बट क्योंकि हम अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं तो मैं 5 मिनट लगाऊंगा सिर्फ, और उसके बाद ये क्लास में वाइंड अप करूंगा, तो आप एक 5 मिनट सुन लीजिए, क्या पता गलती से आ ही जाए, है ना। ठीक है सर, देखो ये एग्जाम्पशन किसको मिलती थी? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। क्या बेचा है इन्होंने? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाउस या प्लॉट ऑफ लैंड। अब याद रखना, इसमें प्लॉट ऑफ लैंड भी अगर बेचा है तो भी 54 जीबी में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें ना कहानी याद करो क्या थी इसके अंदर। इसमें ना हमें एलिजिबल कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने थे बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई, और उस कंपनी को जिसमें हमने शेयर सब्सक्राइब करे विद इन 1 ईयर
क्या न्यू एसेट परचेज करना था? कुछ याद आ रहा है? 54 जीबी आपने पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों से बात हो रही है मेरी, फाइनल वालों को तो खैर 54 करना ही नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। आपको 54 जीबी का बेनिफिट कब मिलेगा? अगर आप यूटिलाइज करोगे नेट कंसिडरेशन को फॉर सब्सक्रिप्शन इन द इक्विटी शेयर बाय द असेसी ऑफ एन एलिजिबल कंपनी। अब एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है वो हम एंड में पढ़ेंगे। और ये आपको सब्सक्राइब कब तक करना है? बिफोर ड्यू डेट ऑफ ROI, एंड कंपनी हैज विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन यूटिलाइज्ड दिस अमाउंट फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट। मतलब आपने शेयर खरीदने हैं और कंपनी को उस पैसे से न्यू एसेट खरीदना है विद इन 1 year। लाइन समझ आ गई? ठीक है सर। कितना बेनिफिट मिलेगा सर? इसमें ना मोटा मोटी तौर पे याद रखो, कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप सारा कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर दोगे ना इन द न्यू एसेट, शेयर्स में नहीं, इन द न्यू एसेट में अगर आप सारा कंसिडरेशन लगा दोगे तो हम आपका सारा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने कंसिडरेशन कम इन्वेस्ट करा तो प्रोराटा बेसिस पर बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको याद कराता हूं आपने कैसे पढ़ा था, ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। देखो, मान लो मिस्टर एक्स ने, उसका नेट कंसिडरेशन था 20 लाख, ठीक है, इंडेक्स्ड कॉस्ट उसकी थी 8 लाख, उसका LTCA था 12 लाख। प्लीज समझिएगा जरा, ठीक है? ठीक है सर। अब मिस्टर एक्स ने क्या करना है? कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने हैं और कंपनी ने क्या करना है? न्यू एसेट बाय करना है। यही बोला ना मैंने? ठीक है। अब लॉ कह रहा है जो ये न्यू एसेट है ना, इसकी कॉस्ट बता दो, बस ये बता दो। अगर तो न्यू एसेट की कॉस्ट कंसिडरेशन के बराबर या ज्यादा है, यानी कि अगर कॉस्ट ज्यादा है या बराबर है किसके? नेट कंसिडरेशन के, तो सारा का सारा कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है? ये पूरा कंसिडरेशन जो है ना आप न्यू एसेट में खर्च करो, कैपिटल गेन नहीं, कंसिडरेशन खर्च करो। बेटा ये 54F की तरह ही है। 54F में भी अगर आपको याद हो तो कंसिडरेशन ही इन्वेस्ट करना होता था, ना कि कैपिटल गेन्स, है ना? 54F याद आ रहा है? कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर, तो इसमें भी कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक बंदे ने जो नया एसेट खरीदा है, कॉस्ट वो 8 लाख का खरीदा है, तो बताओ एग्जम्पशन कितनी मिलती थी? प्रोराटा बेसिस पे। कैसे? मैं चेक करा देता हूं क्या तरीका था उसका। 8 लाख, देखो पूरा 12 लाख का बेनिफिट लेने के लिए हमें इन्वेस्ट कितना करना था? कंसिडरेशन यानी कि 20 लाख, बट हमने इन्वेस्ट कितना करा? 8। तो हमें प्रोराटा बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी आएगा ना, दिस इज द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन दैट यू कैन क्लेम। तो फॉर्मूला बन जाता था, क्या फॉर्मूला बनता था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन नेट कंसिडरेशन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। ठीक है जी? तो आप चेक कर लो कैपिटल गेन कितना एग्जाम्प्ट होगा? कैपिटल गेन अपॉन कंसिडरेशन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। बोलो जल्दी बोलो, बस हो गया। कहते हैं वेयर द अमाउंट ऑफ नेट कंसिडरेशन विच हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर द इशू ऑफ शेयर टू द असेसी टू द एक्सटेंट इट इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर द परचेज। अब ये क्या है, ये मैं आपको पढ़ने से पहले समझाता हूं। अच्छा ये पता है मैं 54 GB अभी अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा, पुराना है अमेंडमेंट, तो मैं अभी बताऊंगा क्या है। ये तो आपको याद आ रहा होगा, 54 GB में आपने क्लास में ऐसे पढ़ा था। अच्छा ये क्या था, मैं आपको याद करा देता हूँ, सोच के देखो जरा। हम ये कह रहे हैं कि एग्जम्पशन हमें कब मिलेगी? जब कंपनी एसेट खरीदेगी। बड़ी अजीब सी बात हो रही है, जब कंपनी एसेट खरीदेगी तब हमें एग्जम्पशन मिलेगी, और ऊपर लॉ ने कह दिया कि हम आपको 1 साल दे रहे हैं एसेट खरीदने के लिए। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझना जरा ध्यान से। 2021 में मिस्टर एक्स ने एसेट बेचा जिस पर कैपिटल गेन हुआ 8 लाख या 12 लाख। ये हमें 12 लाख छुड़वाना है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर 2021 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI 31 जुलाई,
2021 से पहले हमें शेयर्स खरीदने हैं एलिजिबल कंपनी के। देखते रहना दिक्कत कहां पे आने वाली है। और एलिजिबल कंपनी को विद इन 1 ईयर क्या न्यू एसेट खरीदना है ना। अब एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं क्या दिक्कत आ रही है। अगर मुझे ये एग्जम्प्ट कराना है तो क्या मुझे अपनी रिटर्न भरने से पहले क्या एग्जम्पशन चाहिए? बिल्कुल। और एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब आप ये प्रूव करोगे कि आपने अपना कंसिडरेशन नए एसेट में खर्च कर दिया। तो हमने गवर्नमेंट को बोला कि सर ये क्या हो रहा है, एसेट खरीदने के लिए आपने 1 ईयर दे दिया, एग्जम्पशन मुझे क्लेम करनी है अभी। तो आपको ही लग रहा है कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि एसेट को भी अभी खरीदो? बिल्कुल। सोच के देखो जरा, एग्जम्पशन मुझे आज क्लेम करनी है तो क्या मुझे न्यू एसेट भी आज खरीदना है? लेकिन गवर्नमेंट ने लॉ में क्या लिख दिया कि कंपनी चाहे तो 1 साल के अंदर कभी भी खरीद सकती है। और कंपनी अगर 1 साल यूज करेगी तो भैया फिर मैं एग्जम्पशन कैसे लूंगा? तो अब लॉ ने क्या कहा, सुनो ध्यान से। लॉ कहता है हम भी यही चाहते हैं कि कंपनी 31 जुलाई से पहले एसेट खरीद ले। हमने तो 1 साल ऐसे ही दे दिया आपको। हम भी यही चाहते हैं कि 31 जुलाई से पहले कंपनी एसेट खरीद ले ताकि आपको एग्जम्पशन हम दे दें। लेकिन अगर किसी वजह से 31 जुलाई से कंपनी पहले नहीं खरीद पाती तो हमने उसको 1 ईयर दे दिया। लेकिन आपको छूट मिल जाएगी अगर कंपनी इस पैसे को डिपॉजिट करा देती है स्पेसिफाइड अकाउंट के अंदर। जैसे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम नहीं पड़ी थी, वैसे ही। अच्छा, तो अब मुझे बताओ लॉ क्या कहेगा। लॉ ये बोलेगा कि अगर मिस्टर एक्स को एग्जम्पशन चाहिए वो कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करे रिटर्न से पहले। खत्म हो गया, ठीक है। और कंपनी भी कोशिश करे कि रिटर्न से पहले ही क्या वो न्यू एसेट बाय कर ले। ऐसा करने से क्या हमें कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा? बिल्कुल। लेकिन अगर किसी वजह से रिटर्न से पहले कंपनी बाय नहीं कर पाती तो क्या वो डिपॉजिट स्कीम में जमा करा दे? हाँ। और फिर वहां से पैसा निकालकर क्या वो विद इन 1 ईयर न्यू एसेट बाय कर ले? अच्छा सर, समझ आ गया। मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? ठीक है। वही चीज यहां पर इन्होंने इंग्लिश में लिखी हुई है, पढ़ो। पढ़ के देखो जरा क्या लिखता है। Where the amount of net consideration which has been received by the company for the issue of share to the assessee to the extent not utilized by the company for the purchase of new asset before due date of furnishing ROI by the assessee, अगर वो रिटर्न भरने से पहले यूज नहीं कर पा रही, shall deposit that amount, वो स्पेसिफाइड अकाउंट के अंदर जमा करा दे और उस डिपॉजिट का प्रूफ असेसी को, मिस्टर एक्स को क्या अपने रिटर्न के साथ लगाना होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सबको क्लियर हो गया या नहीं? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने कंपनी के स्पेसिफाइड शेयर खरीदने में कंपनी को दिया 20 लाख, रिटर्न से पहले कंपनी ने 5 लाख का तो एसेट खरीद लिया और 15 लाख रुपए उसने डिपॉजिट स्कीम में डाल दिए। हाँ, तो मुझे बताओ कितना एग्जम्पशन बेनिफिट मिल सकता है? 5 लाख का खरीदा और 15 लाख डिपॉजिट स्कीम में, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट बोलेगी ओके फाइन, हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि न्यू एसेट 20 लाख का ही है। भाई 5 का तो तुमने खरीद लिया और 15 तुमने डिपॉजिट करा दिया, जिसको तुम विद इन 1 ईयर इस्तेमाल कर लेना फॉर बाइंग न्यू एसेट। समझ आ गया? सिचुएशन दे रहा हूं, दोबारा सुनो। मिस्टर एक्स को कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, 20 लाख उसके पास कंसिडरेशन आया, उसने वो पूरा का पूरा कंसिडरेशन कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब कर दिया, तो कंपनी के पास भी कितने आ गए? 20 लाख। अब कंपनी ने पूरा 20 लाख रिटर्न से पहले एसेट खरीद लिया, बात खत्म हो गई। तो क्या सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट? यस। कंपनी ने 1 रुपया भी यूज नहीं करा बट डिपॉजिट स्कीम में जमा करा दिया, क्या तो भी ये माना जाएगा कि बेनिफिट मिल जाएगा? यस। लेकिन कंपनी को फिर उस डिपॉजिट स्कीम में से पैसा निकालकर क्या विद इन 1 ईयर खरीदना पड़ेगा? बिल्कुल सही। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि 5 लाख का एसेट खरीद लिया और 15 डिपॉजिट करा दिया, यस, तो भी बेनिफिट कितना मिलेगा? पूरे 20 लाख को ही क्या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मान लिया जाएगा। समझ आ गया? कम ऑन।
तो आप एक लाइन लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट का मतलब क्या है, जितना तुमने खर्च करा एसेट खरीदने में प्लस जितना तुमने पैसा डिपॉजिट करा कैपिटल गेन स्कीम के अंदर, दोनों को जोड़ो तो दैट विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। समझ आ गया या नहीं? ठीक है सर। अब कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जो आपने शेयर खरीदे थे ना, उसमें लॉक इन पीरियड है 5 साल। 5 साल तक आप उस कंपनी के शेयर बेच नहीं सकते। अब अमेंडमेंट यहां पे आई थी कि ये लॉक इन पीरियड ऑफ 5 साल विल बी 3 इयर्स। लॉक इन पीरियड ऑफ 5 साल विल बी 3 इयर्स। कब? अगर नया एसेट जो खरीदा था वो कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था और कंपनी क्या थी? एलिजिबल स्टार्टअप। बस ये अमेंडमेंट है बेटा। आप पूरी बुक चेक कर लो, 5 इयर्स ये सब तो आपने पहले लिखा हुआ है, तो मैंने सिर्फ अमेंडमेंट करानी थी, बट मुझे मालूम था आपको 54 GB याद नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले 54 GB रिवाइज करा रहा था। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 54 GB का बेनिफिट लेने के लिए लॉक इन पीरियड कितना है? 5 इयर्स, लेकिन 3 इयर्स हो जाएगा अगर न्यू एसेट परचेज क्या है, कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और एलिजिबल स्टार्टअप अगर है तो वो। ठीक है, ठीक है सर। अब ये लास्ट पढ़ रहा हूं मैं। एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या है? कहता है ये वो कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी इंडिया में ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर इन विच कैपिटल गेन अराइजेस। आइए बताता हूं। टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 139 बाय द असेसी। देखो दोबारा पढ़ो। ये न्यू कंपनी जो थी ना, ये इनकॉर्पोरेट हुई होनी चाहिए इंडिया में ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर इन विच कैपिटल गेन अराइजेस। मतलब देखो, अगर मैं कहूं कि कैपिटल गेन अराइज हुआ था 2021-22 में, 2021-22 में, तो इसका प्रीवियस ईयर कौन है? 20-21। तो ये वो कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई होनी चाहिए 1 अप्रैल 2020 से ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, ध्यान से देखेंगे, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक ये खुल जानी चाहिए थी। यानी कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब तक हो जानी चाहिए थी? 1 अप्रैल 2020 से लेकर जिस दिन तक ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ असेसी थी, उससे पहले वो कंपनी खुल जानी चाहिए थी। ठीक है, और ये कंपनी एंगेज होनी चाहिए थी इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल या थिंग्स, और इस कंपनी के अंदर असेसी का मोर देन 25% शेयर कैपिटल होना चाहिए या 25% वोटिंग राइट होना चाहिए। ठीक है सर। और ये कंपनी क्वालिफाइड टू बी एस, यानी कि स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज। एसएमई सुना होगा आपने, तो इट मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी फॉल अंडर एसएमई कैटेगरी अंडर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट। समझ आ गया? या फिर इट इज एन एलिजिबल स्टार्टअप। पल्ले पड़ गया जी। एंड दैट्स ऑल सर। 54 GB में अमेंडमेंट क्या है सर? एक ही अमेंडमेंट है, बताओ क्या सर? अमेंडमेंट ये है कि उस कंपनी में आपने जो भी 25% से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करे थे, उसमें लॉक इन पीरियड वैसे 5 इयर्स होता है। इट कैन बी 3 इयर्स अगर न्यू एसेट कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और वो एक एलिजिबल स्टार्टअप है तो खत्म। ठीक है सर, समझ आ गया सर। सर मुझे थोड़ा सा ना एक्चुअली में क्या लगता है कि 54 और 54 GB की अमेंडमेंट तभी समझ आएंगे जब आपने पहले 54 और 54 GB पढ़ा था। तो मेरा रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि पहले 54 और 54 GB को एक बार अपनी बुक से दोबारा पढ़ो, फिर उसकी अमेंडमेंट चेक करो। यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ठीक है जी? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो लीजिए आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। सो वी डिड सैलरी, वी डिड कैपिटल गेन्स, वी डिड हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? क्लास अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और अगर कोई क्वेरीज हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।